तो अगर आप इसको चाहे टाइप्स ऑफ आई सिंगल फेज आईएम बोल दो, चाहे आप इसको स्टार्टिंग मेथड फॉर सिंगल फेज आईएम बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, पहले तो अच्छा ये बताओ कि कितने लोग को ये बात याद है कि सिंगल फेज आईएम जो है वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है। सिंगल फेज आईएम है वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है, हाँ या ना? गलत बताओ, सही से बोलो जल्दी। कितने लोग को पता है ये बात, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? पता है, हाँ या ना? यस और यस नो? सर। नॉन सेल्फ यस स्टार्टिंग सर। कब है? अगर हम मान के चलते हैं, कि स्टेटर के अंदर सिर्फ मेन वाइंडिंग है, अगर हम सिर्फ ये मान के चलते हैं तो मोटर जो है वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमने क्या करा था, अगर आपको याद हो तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमने एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी बताई थी, और रिजल्टेंट टॉर्क जो आया था वो देखिए इस तरह का कुछ कुछ था। ये देखिए, इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, दैट मींस एट n इज इक्वल टू जीरो द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। That means if at n is equal to 0, the torque is equal to 0. That means when the motor is at rest, at standstill condition, therefore there no torque is generated. No torque is generated, या बोल सकते हो equal bidirectional torque is generated. हम लोग किस थ्योरी पे बात करते हैं आप बताओ? हम लोग क्या बोलते हैं, नो टॉर्क इज जनरेटेड कि इक्वल बाइडायरेक्शनल टॉर्क इज जनरेटेड? क्या बोलते हैं? किस बात पे बात करेंगे जल्दी बताओ, किस बारे में बात करते हैं? एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, इसका नाम क्या था? DFRT। केशव दुबे जरा फुल फॉर्म बोलो बेटा इसका, जरा केशव इसका फुल फॉर्म बोलो DFRT का। केशव दुबे, दीपक बोलना बेटा जरा इसका फुल फॉर्म DFRT का। इसका नाम होता था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, याद है ये चीज? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। और इससे हमने पकड़ा क्या था कि देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल। तो जिसकी वजह से टॉर्क इंड्यूस हो रहा था दोनों डायरेक्शन में सेम हो रहा था जब स्टार्टिंग टॉर्क आता था, तो जिसकी वजह से नेट टॉर्क की वैल्यू आ रही थी वो जीरो हो जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा हम लोगों ने, ध्यान से सुनना। अब जब यहाँ पे बात हुई तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश करी कि ये पॉइंट तो समझ में सबको आ जाना चाहिए कि जो सिंगल फेज आईएम है वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि इक्वल बाई डायरेक्शनल टॉर्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक हमिंग साउंड हो सकता है और एक वाइब्रेशन पे आ सकती है, मगर मोटर चल नहीं पाएगी। तो अब करेंगे क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करते क्या है कि मोटर के अंदर एक और वाइंडिंग जोड़ते हैं, मोटर के अंदर एक और वाइंडिंग जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये हमने आपको जब कंस्ट्रक्शन बताया था हमने उसी से बताया था, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसको जोड़ते हैं। अब देखना, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि अगर मेन वाइंडिंग में फ्लो करने वाला करंट IM है, मेन वाइंडिंग में फ्लो करने वाला करंट IM है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से पकड़ते हुए चलना, अगर ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ सब कुछ चला जाएगा। अगर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में फ्लो करने वाला करंट IA है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में फ्लो करने वाला करंट IA है, तो जो टॉर्क इंड्यूस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू IM इंटू IA इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये चीज याद रखिएगा, टाउ M इज इक्वल टू IM इंटू IA इंटू साइन ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा is the angular displacement between IM and IA। ये याद रखना, where alpha is the angular displacement between IM and IA। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो बेटा, रिस्पॉन्ड करो थोड़ा सा, ये इशू आ जाएगा वरना। चलो जल्दी बताओ, ठीक है? अब मैं इसी IA को ना IST भी बोलूंगा, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट से। अब मुझे अच्छा ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना। अब मैं ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेट अस से कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और मेरे पास दो इंडक्टिव वाइंडिंग है, RL सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है। लेट अस से R1 X1 एंड R2 X2, ठीक है। अगर मैं कहता हूं दोनों का, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में चेक करूं, इस वाली वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है, इस वाली वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है, इसको लेट अस से इट इसको बोलता हूं I1, और इस वाली वाइंडिंग में जो करंट आ रहा है लेट अस से I2। अब ध्यान से सुनना, दोनों का इंपेडेंस बराबर हो, चाहे दोनों का इंपेडेंस बराबर हो, R1 की वैल्यू में ले सकता हूं 3 + 4j, और R2 सॉरी
R1 बोल दिया, गलत बोल दिया मैंने बोल दिया Z1 की जो वैल्यू ले सकता हूँ वो ले सकता हूँ 3+4 है, और Z2 की जो वैल्यू लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ 4+3 है। मुझे ये बताओ करंट क्या बनेगा, करंट के अप्रोक्सीमेट वेव फॉर्म कैसे आएगी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। करंट की अप्रोक्सीमेट वेव फॉर्म वो फेजर कैसे बनेगा। अच्छा, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत कि दोनों करंट आरएल सर्किट है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कि सर्किट आरएल है, गलत तो नहीं, सर्किट कैसा है, आरएल है। अगर आरएल है तो करंट कैसा होगा, जन्में से बोलना जरा बेटा, साथ साथ जल्दी शुरू करो, कॉन्सेप्ट शुरू करो। अगर करंट सर्किट आरएल है तो करंट कैसा होगा, लैगिंग होगा सर। लैगिंग होगा, लैगिंग, चलो ठीक है, लैगिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये V है, लेट अस से इसकी वैल्यू अपनी I1 आ रही है और ये करंट I2 आ रही है, ये करंट क्या आ रही है, I2। अच्छा, मुझे ये बताओ चारू बेटा, आई वांट द आंसर, चारू आंसर देना बेटा, इस बार अगर चुप रही क्लास से बाहर कर दूंगा। I1 और I2 के बीच में, I1 और I2 के बीच में ये दोनों सही बने हैं कि गलत बने हैं, ये बताओ, ये सही है कि गलत है। सर्किट देखो ध्यान से, वैल्यूज देखो, अब मुझे ये बताओ गलत है कि सही है। ये फेजर गलत बना है कि फेजर सही बना है, ये फेजर गलत बना है कि फेजर सही बना है, बस इतना बता दो। गोला, आंसर देना बेटे, गोला बेटा आंसर देना, ये फेजर गलत बना है कि फेजर सही बना है। हेलो हाँ बोलो, वो बोलो हेलो बोलो। सर, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, इसलिए 2 बार कर कोई लिया बात मैंने। नहीं, करो। जायसवाल जी आप बताओ, जायसवाल जी फेजर गलत बना है फेजर सही बना है। ओके यार देखो, इस तरह चुप बैठोगे ना तो मजा नहीं आएगा, ना पढ़ाने में ना कॉन्सेप्ट समझाने में। अपूर्वा चलो आप बताओ, अपूर्वा, अपूर्वा गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर फेजर सही बना है गलत बना है, तो पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी है मैंने। पिछली क्लासेस से मतलब नहीं है बेटा, सिंपली आरएल सर्किट का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे पता है आप पिछली क्लास में एब्सेंट थे, फिर से बोलो। फेजर सही बना है, बस फेजर सही बना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सिर्फ इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप बताओ फेजर सही बना है फेजर गलत बना है। यस सर, सही बना है। सही बना है। आशना फेजर सही है फेजर गलत है। सर इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। सर फिर फेजर गलत है I1 कि I फेजर सर गलत लग रहा है। गलत कर रहा है, जन्मजय आंसर बोलो बेटा। गलत है सर। I1 गलत है, बहुत I1 रुक जाओ मतलब रुक जाओ रुक जाओ, ज्यादा। बस सन्नाटा, बस सन्नाटा खींच लो, बस सन्नाटा खींच लो, बस सन्नाटा खींच लो, बस हो गया, बहुत बढ़िया, गलत है, ठीक है। क्या नाम है, ईशान, ईशान, ईशान गौतम, ईशान गौतम, नबील, मोहम्मद नबील, मोहम्मद यस नबील। सर, यस सर, यस गलत सर। है सही, गलत है सही है, सर गलत है क्योंकि सही इसमें करो, सर सही इमेजिनरी करो। पार्ट जो सर आई टू का कम होगा एंगल। I2 का एंगल कम होगा, चलो अच्छा, अच्छा अब बताओ, अब सही है गलत है, ओके अब बताओ, अब सही है गलत है, अब सही है। अब सही है जन्मजय, अब सही है गलत है। सही है सर। बेटा ध्यान से देखो, अगर सर्किट, अब देखो मुझे यहाँ यहाँ पे, अब मुझे थोड़ा सा देखो, ये चीज अपूर्वा ने बहुत इलॉजिकल सी बात बोली कि सर मुझे पता नहीं था, ध्यान से देखना। अब ये सर्किट के अंदर जो रेजिस्टिव पोर्शन है वो ज्यादा है, इंडक्टिव पोर्शन कम है, जबकि ऊपर वाले सर्किट के अंदर रेजिस्टिव पोर्शन कम है और इंडक्टिव पोर्शन ज्यादा है। तो ज्यादा लैगिंग करंट किसमें आएगा अपूर्वा, जल्दी बताओ, ज्यादा लैगिंग करंट किसमें आएगा, ज्यादा लैगिंग करंट किसमें आएगा अपूर्वा, सर ज्यादा लैगिंग करंट किसमें आएगा I1। बेटा, इसके अंदर सही बात है, जिसके अंदर इंडक्टिव पोर्शन ज्यादा है, ज्यादा करंट लैगिंग वहां करेगा, बिल्कुल सही बात है, मोर लैगिंग इधर आएगा, ठीक है। और ये वाले के अंदर क्या है, ये वाले के अंदर चेक करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बेसिकली कम है,
तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पर आएगा लेस लैगिंग करंट। ये इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था। ये इसका बताओ, मशीन से कुछ लेना देना है इसका पूर्वा? नहीं हाँ, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं सोच समझ के पूछूंगा गुड़िया, टेंशन ना ले, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, हम लोग क्या बोलते हैं, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल इत्मीनान से। जो अपनी मेन वाइंडिंग है, जो अपनी मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स किसको पैदा करना है? मेन वाइंडिंग को। किसको पैदा करना है? मेन वाइंडिंग को, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। मेन मैग्नेटिक फ्लक्स कौन पैदा करेगा? मेन वाइंडिंग। तो इसको तो हाईली इंडक्टिव होना ही होना है। कैसा होना है? हाईली इंडक्टिव होना ही होना है, गड़बड़ मत करना, इसको हाईली इंडक्टिव होना ही होना है। इसके पैरेलल में ना, इसके पैरेलल में हम एक और वाइंडिंग लगाते हैं, इसको पैरेलल में एक और वाइंडिंग लगाते हैं जो कि लेस इंडक्टिव होती है। जो कि क्या होती है? लेस इंडक्टिव। यही करेंगे मशीन के सर्किट में, इसलिए पूरा इसी से समझ लो। इसके पैरेलल में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं जो कि लेस इंडक्टिव होती है, ठीक है। लेस इंडक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, इसका जो करंट है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है, वो कम लैग करता है इन कंपैरिजन टू द मेन वाइंडिंग करंट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं अपनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं तो ये IST ही, ये तो I2 ही मेरा IA है और I1 मेरा क्या है? IM। ऊपर जो लिखा था अभी, ऊपर एक क्वेश्चन लिखी थी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM IA साइन अल्फा। टाउ इज इक्वल टू IM IA साइन अल्फा, हाँ या ना? लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था या नहीं लिखा था? जल्दी बताओ। सही है। अब ध्यान से यस देखना, सर। मुझे मुझे बेसिकली अब ध्यान से सुनना। अब इसको, अब इसका पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है पूर्वा, इस तरह की मुझे प्लीज, अभी बोल दिया अंदर से पूरी क्या नाम है, मशीन खत्म हो जाए कभी मत बोलना इस तरह के। सर पिछली क्लास में मैं नहीं थी, जनरली इस तरह के क्वेश्चन में पूछूंगा नहीं। अब मुझे ये बताओ, इस वाले टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू अल्फा के किस एंगल पे आएगी? अच्छा, अल्फा है क्या? कौन बताएगा अल्फा क्या है? अल्फा बताओ जरा, अल्फा बताओ आशना, अल्फा क्या होगा? जल्दी बताओ, अल्फा क्या होगा? लेट अस से दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी θ1 एंड दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी θ2, ठीक है। दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी θ2, मतलब आई एम सेइंग दैट I1 हैज गॉट एन एंगल ऑफ θ1 एंड I2 हैज गॉट एन एंगल ऑफ θ2, ठीक है। व्हाट वुड बी द एंगल अल्फा? अल्फा क्या बोला है मैंने? अल्फा क्या बोला अभी ऊपर? क्या बोला? अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता सर है? आई क्या बोला था ऊपर? डिस्प्लेसमेंट IM एंड IA बोला था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन IM एंड IA। तो यहाँ वाले केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। यहाँ वाले केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। θ1। θ2 माइनस θ1। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट अगर याद है, मशीन के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है ये। जरूरत नहीं कि मशीन को मशीन की तरह पढ़ो, मशीन को एक RL सर्किट की तरह भी पढ़ा जा सकता है, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? θ2 माइनस θ1। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब समझने की बात करना। अब मुझे एक चीज पता चल गई, टाउ इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने? IM IA साइन ऑफ अल्फा। बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे एक चीज और बताओ, अब मुझे अगर टॉर्क हायर चाहिए, अगर मुझे टॉर्क हायर चाहिए, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लूं? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लूं? बताओ, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लूं? अगर टॉर्क मुझको हाईएस्ट चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ IM एंड IA, तो अल्फा की वैल्यू क्या ले लूं? जल्दी बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या ले लूं? 90। 90 डिग्री। बहुत बढ़िया आंसर। एक मिनट सर, गुड मॉर्निंग सर, क्लास में हूँ, कॉलेज में ही हूँ सर, ठीक है। ओके ओके, केबिन में हूँ सर, क्लास में हूँ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या ले सकते हैं? π/2। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब टॉर्क वर्सेस अल्फा का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं, टॉर्क वर्सेस अल्फा की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी शुरू करूं, तो मैं कहूंगा अगर साइनोसॉइडल वेव बनानी है, साइनोसॉइडल फंक्शन है टॉर्क की? नहीं है? पहले ये बताओ, इस इक्वेशन को देख के क्या लगता है, टॉर्क एक साइनोसॉइडल फंक्शन है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। है ना? टॉर्क एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो साइनोसॉइडल फंक्शन है तो ऐसे चलेगा। तो मैं अल्फा की किस वैल्यू तक बात करना चाहता हूं? मैंने कहा मैं अल्फा की इस वैल्यू तक बात करना चाहता हूं। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए? π/2। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो अल्फा है
वो इस रेंज में लाई करे। गलत तो नहीं, गलत तो नहीं, गलत तो नहीं। अच्छा अब एक चीज समझना, अब एक चीज समझना, अगर दोनों कॉइल आइडेंटिकल हो जाएंगी, अगर दोनों कॉइल आइडेंटिकल है, दैट मींस इफ आई एम सेइंग दैट माय मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर आइडेंटिकल, इफ माय मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर आइडेंटिकल, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन बोलेगा? इफ माय मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी 0। वाइंडिंग आर आइडेंटिकल। बहुत बढ़िया है यार, दिमाग दौड़ रहा है, बहुत बढ़िया, यही चाहिए हमको, यही देखना था। चलो बहुत अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब तुमने मुझसे ये बोल दिया कि सर एक काम करो, इसको ना अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर्किट एक बार दोबारा बना रहा हूँ, अभी मशीन शुरू नहीं करी है, सिर्फ आरएल सर्किट से खेल रहा हूँ, समझना। ये मेरे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये मेरी लग गई R1 और ये मेरा लग गया X1। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये R1 है मेरा और ये X1 है। इसको मैं ये मेरी हो गई मेन वाइंडिंग। ये क्या हो गई मेरी? कलर भी तो चुनना है यार मुझे तो। ये मेरी क्या हो गई? मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग इसी के पैरेलल में मुझे लगानी है क्या? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसके पैरेलल मैंने क्या लगा दी? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, R2 X2 ये कर दिया और ये कर दिया ऐसे। अब मुझे ये बताओ, लेट अस से सब सेम कंडीशन है। ठीक है, सेम कंडीशन है, मतलब क्या मैंने बोल रहा हूँ? R1 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 is higher than X1 and X2 is X R1 सॉरी बिल्कुल गलत बोल गया मैं। यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे? ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, मेरा R1 इज लेस देन X1 क्योंकि वो मेन वाइंडिंग है, एंड R2 इज ग्रेटर देन X2। अब मुझे बताओ, ध्यान से सोचना, क्या करेंगे फिर? वोल्टेज का फेजर कैसा बनेगा? वोल्टेज का फेजर तो ये बन गया, ये बन गया, V बन गया। इसके अक्रॉस अगर मैं कहता हूँ करंट I1 है, तो ये करंट क्या करेगा? लैग करेगा, लीड करेगा? जल्दी बताओ, लैग करेगा, लीडिंग, लैग होगा कि लैग, हाईली लैगिंग होगा। ठीक है, मैंने कर दिया, ये मेरा एंगल हो गया θ1 और ये करंट हो गया I1। सही है। दूसरा क्या लेके चला मैं? दूसरा लेके चला मैं इसके अक्रॉस करंट I2, या I2 लेके चला। ठीक है, ये आ गया करंट I2, बन गया I2 करंट बन गया। ठीक है, और ये एंगल बन गया θ2। और ये अल्फा की वैल्यू आप सबको पता लग गई है, कि आप सबने भी बताया था मुझे अच्छी तरीके से कि सर अल्फा की वैल्यू जो बन के आएगी वो बन के आएगी θ1 माइनस θ2। गलत तो नहीं, गलत तो नहीं? यहाँ तक सही, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, गलत तो नहीं? ठीक है सर। ठीक है, अब आगे समझो, अब आगे समझो। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ये बोला कौन था? ये ठीक है सर कौन बोला? सिरोही आप बोले थे क्या? चलो, जो भी बोला हो। अब यहाँ पर बात पकड़ते हैं, अगला बात पकड़ो। अब मैं चाहता हूँ मुझे अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है। अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है, बढ़ाने के तरीके बताओ, जल्दी बोलो। अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है, कैसे बढ़ा सकता हूँ? मुझे अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, जल्दी बताओ कैसे बढ़ेगा? अल्फा की वैल्यू बढ़ाओ, अल्फा की वैल्यू बढ़ाओ दोस्तों, जल्दी करो। सर R2 इंक्रीज कर दें। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट तो बहुत अच्छा दे दिया इसने, कह दिया सर R2 की वैल्यू इंक्रीज कर दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नबील, बहुत बढ़िया, गुड वन। हिसाम कभी कुछ तुम भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, फोटो खिंचवाने थोड़ा ना आते हो यहाँ पर। बोलो, R2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई। दूसरा पॉइंट बताओ, और बताओ। X2 डिक्रीज कर दें। हेलो, इससे कोई नहीं। X2 डिक्रीज कर दो यार, ये तो यही चलो ठीक है, X2 डिक्रीज कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। और बताओ, चलो और बताओ, और बताओ, चलो। सीरीज में कैपेसिटेंस लगा दीजिए सर। ये कौन बोला? सर, अर्चित, अर्चित। यस सर। थैंक यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरीज में कैपेसिटेंस किसमें, किसमें सर लगाना R2 है वाली बता ब्रांच। दो तो। R2 वाली ब्रांच में, इस वाली वाइंडिंग का नाम हमने क्या रखा हुआ है यार? नाम बोलो ना, इस वाली ब्रांच के वाइंडिंग का नाम क्या रखा हुआ है? इस वाली वाइंडिंग को क्या बोल रहे हैं हम? ये कौन सी है? ये है मेरी मेन वाइंडिंग। ये कौन सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी। सीरीज में कैपेसिटेंस लगा लो। अरे यार, ब्यूटीफुल आंसर। चलो अब जरा सीरीज में कैपेसिटेंस लगा के दिखाते हैं। अगर सीरीज में मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा दिया, अगर सीरीज में मैंने एक कैपेसिटेंस, सॉरी, अगर सीरीज में मैंने एक कैपेसिटेंस लगा दिया यहाँ पर, लेट अस से ऑफ XC, लेट अस से एक XC लगा दिया, अब क्या बनेगा फेजर? अब फेजर बनाओ जरा, कौन बनाएगा? ये वोल्टेज बन गई, ये वोल्टेज हो गई। ठीक है,
अच्छा, अर्चित ने बोला, मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देता हूँ कि xc की वैल्यू जो है वो x2 से ज्यादा है, ये भी बोल दिया मैंने। चलो ये मैंने आंसर दे दिया इसके क्वेश्चन का। अब मुझे फेजर बताओ कैसे बनेगा, फेजर बताओ कैसे बनेगा, फेजर बोलो जल्दी से कैसे बनेगा। सर I2 20 से ऊपर आ जाएगा। I2 मतलब बेसिकली आपका पॉइंट ये कह रहे हो कि I1 तो सर I1 में कोई लीडिंग चेंज तो नहीं पड़ेगा, I1 में कोई चेंज तो नहीं पड़ेगा ना, I1 में तो नो कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा ना। I1 का एंगल क्या हो गया, θ1, सही है। अब I2 कैसा हो जाएगा, I2 का अगर xc इज ग्रेटर देन x2 तो इसके सीधी सीधी बात है I2 की जो वैल्यू हो जाएगी, I2 कैसा हो जाएगा, I2 हो जाएगा अब लीडिंग, यस कैसा हो जाएगा लीडिंग, ठीक। ये हो गया θ2, ठीक है। ओके, नाउ 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 ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। पहले अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, θ1 माइनस θ2, मगर अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, θ1 प्लस θ2। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पहला वाला पॉइंट लेके चल रहा हूँ, सीरीज कैपेसिटेंस ऐड करा है मैंने और कुछ नहीं करा अभी, सीरीज कैपेसिटेंस ऐड करा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना। सर R2 इंक्रीज करने में क्या नुकसान है, कौन बताएगा, R2 इंक्रीज करने में क्या नुकसान है, जल्दी बताओ। R2 इंक्रीज करने में क्या सर नुकसान है, जल्दी लॉसेस बताओ। लॉसेस ज़्यादा अरे होंगे। अरे बहुत बढ़िया यार लड़कों, तुम लोग को मशीन आ गई है, टेंशन ना लो, लॉसेस बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। x2 को डिक्रीज कर दिया गया, अगर x2 को मैं जीरो कर दूंगा, अगर x2 को मैं जीरो कर देता हूँ, अगर अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अलग बच्चे का आंसर चाहिए। अलीजा क्लास में है, अलीजा इकबाल, गुड मॉर्निंग। अलीजा इकबाल क्लास में हो, अलीजा क्लास में नहीं है। अनिमेश तुम हो क्लास में, जल्दी बताओ। अगर x2 की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x2 की वैल्यू जीरो कर देता हूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। अगर x2 की वैल्यू जीरो कर देता हूं, अनिमेश, यस सर। अगर x2 की वैल्यू जीरो कर देता हूं तो x अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। अर्चित बोलना, अर्चित बोलो। सर θ2। अरे θ1, सॉरी। अल्फा की वैल्यू θ1 है ना, देखो सर्किट देखो, फिगर देखो, जी सर। θ1 ना। अच्छा, अब मगर x2 को अगर डिक्रीज कर देते हो फर्क क्या पड़ेगा, वापस एक पोर्शन पूरा रेजिस्टिव हो जाएगा तो लॉसेस वापस शूट मार जाएंगे, हाँ या ना। सही बात की गलत बात, सही बात की गलत बात। सही बात। चलो अब यहीं से पकड़ना शुरू करते हैं। अब ये अच्छा पहले बताओ, ये पूरा डिस्कशन सबकी समझ में आ गया, ये पूरा डिस्कशन सबकी समझ में आ गया, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, यस सर। हाँ जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब एक काम और करते हैं, छोटा सा एक काम और करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक्सक्यूज मी, चल भाई आजा, अबे हाँ। अब मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर वाली वायर, अब ये ऊपर वाली जो वायर कॉन्टिन्यूस थी ना, यहाँ पर एक स्विच लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, एक स्विच, जो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ओके, कितने लोगों को याद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती थी, कोई बताएगा, जल्दी बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था, कौन बोलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था, जल्दी बताओ, कौन बताएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था। सर किसी सर्कुलेटिंग बॉडी में जो आउटवर्ड फोर्स लगता है। इसी सर्कुलेटिंग बॉडी में जो आउटवर्ड फोर्स होता है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को ये याद है, वैसे फिजिक्स में मुझे उम्मीद है सबके सब अच्छे हो, एक और फोर्स होता था सेंट्रीपीटल फोर्स, याद है कि नहीं याद है, कितने लोग को यस पता सर, है जो सेंट्रीपीटल इनवर्ड फोर्स फोर्स किस फोर्स, लगता था सर सेंटर तो की तरफ। इनवर्ड फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपीटल फोर्स किसका एग्जांपल था, फिजिक्स है वैसे तो, मगर पूछना चाहता हूँ सेंट्रीपीटल फोर्स किस, सेंट्रीपीटल फोर्स का एक एग्जांपल दो, सर सेंट्रीपीटल टेंशन फोर्स का सर जो होता है जब आप सर स्टोन को सर घुमाते हैं। बहुत बढ़िया, टेंशन जो स्टोन पे आता है, इसका एक एग्जांपल सबसे बढ़िया ये था कि अगर आप शार्प टर्न पर गाड़ी बहुत तेजी से चलाओगे तो आपकी गाड़ी टॉगल कर जाएगी, दिस वाज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपीटल फोर्स। याद है ये चीज, कितने लोग को याद है ये चीज, 12th की फिजिक्स, कि जब पहाड़ के कोने पे गाड़ी आपसे कहते हैं धीरे धीरे घुमाओ, क्योंकि अगर ज्यादा तेजी से घुमाओगे तो सेंट्रीपीटल फोर्स की वजह से इनवर्ट फोर्स की तरफ से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, गाड़ी टॉगल कर जाएगी, हाँ या ना। ओके, अच्छा अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, बच्चे बचपन में सबने किया है, हम लोग एक लेते थे हाथ में एक दूध का डब्बा, उसके अंदर पानी वानी भरते थे और उसको बहुत तेजी से घुमाते थे मगर पानी नहीं गिरता था, याद है, याद है कि नहीं याद है, कितने लोगों ने ये काम किया है, जल्दी जल्दी बताओ, ये हाथ में। ओके, उसका रीजन क्या होता था, कौन बताएगा, उसका रीजन क्या होता था,
उसका रीजन होता था वो आउटवर्ड फोर्स जो कि पानी को वापस कंटेनर के अंदर रखता था, एंड दिस फोर्स वाज नथिंग बट द योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गलत या सही बोला? इसी फोर्स को क्या बोलते थे? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करते हैं, रोटर पर एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक स्विच लगा देते हैं। स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक स्विच लगा देते हैं। जब रोटर की स्पीड एक रेटेड स्पीड के आसपास पहुंचती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये वाला स्विच अपने आप बाहर की तरफ खुल जाता है और ये वाला जो कनेक्शन होता है ये ओपन हो जाता है। इसी वाले स्विच को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। याद रखना, ये गड़बड़ मत करना। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके। अगर ये बताओ किसी को ये सारा कॉन्सेप्ट, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये पूरा का पूरा आरएल सर्किट की जो दो एनालिसिस करी वो क्लियर है कि नहीं है? अरे हाँ या ना तो बोल दो दोस्तों। यस सर। क्लियर है? पक्का? और अगर ये आरएल सर्किट का एनालिसिस क्लियर है, अब शुरू करते हैं मोटर। अब जरा ध्यान से समझना कैसे कैसे क्या क्या खेलना है। करा क्या गया, ध्यान से सुनो। पहली मोटर है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ स्प्लिट फेज। मतलब क्या करना है? दो करंट्स के अंदर स्प्लिट लाना है। अब क्या होता है, इसके अंदर पहला जो मोटर है जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव स्प्लिट फेज स्टार्टिंग। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिव स्प्लिट फेज स्टार्टिंग। बहुत ध्यान से चलना, धीरे धीरे चलेंगे, टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ इसकी थ्योरी, अगले लेक्चर जो 140 पे ट्यूट है वहां से शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल सब लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सुनना। इस मोटर के अंदर एक तो अपनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वाइंडिंग, जिसको स्टेटर वाइंडिंग जनरली बोलते हैं। हमने आपसे पहले बोला था, अब जब भी मैंने बोला था क्लास में, अगर याद हो, जब भी मैं वर्ड रेफर करूंगा स्टेटर वाइंडिंग तो मैं किसको रेफर कर रहा हूं? मेन वाइंडिंग। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, इसके साथ स्टेटर के अंदर एक और वाइंडिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब क्या करेंगे, सुनना। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या करेंगे, जो रेजिस्टिव स्प्लिट पे स्टार्टिंग है, सीरीज वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जिसका इंपीडेंस इज हाईली रेजिस्टिव इन नेचर। अब आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ सर्किट पे जरा ध्यान से देखो। जो ये सर्किट बन के आ रहा है इसको ध्यान से समझना। जितने लोग इस सर्किट को समझ जाओगे वो समझ जाओगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। ये हो गई तुम्हारी मेन वाइंडिंग। ये कैसी है? मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग कैसी है? हाईली इंपीडेंस। रिएक्टिव बोल सकता था मगर मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, सॉरी। अरे यार, इंपीडेंस वर्ड थोड़ा आएगा, हाईली इंडक्टिव। सॉरी, वर्ड क्या होगा? हाईली इंडक्टिव। और ये जो वाइंडिंग दूसरी बन रही है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल रहे हैं, ये कैसी है? हाईली रेजिस्टिव। कैसी है? हाईली रेजिस्टिव। अब आप चेक करो, हाईली रेजिस्टिव है तो इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कितने लोग को ये बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में लगी हुई है? पहले तो मुझे ये बताओ कितने लोग को ये बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग पैरेलल में लगी है? कितने लोग को दिख रहा है? सीरीज में तो नहीं है भाई? नो सर। हेलो, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट अपना और क्लियर होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग इज पैरेलल टू द मेन वाइंडिंग। ये भी आ गया अपने पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर कैसी है? हाईली रेजिस्टिव। तो इसका करंट कैसा बनेगा? हम दोबारा फेजर बना रहे हैं, समझाते हुए समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। फेजर बना चुका हूँ कई बार, फिर बना दे रहा हूँ। वोल्टेज है जो बनेगा, वोल्टेज तो ऐसी बन गई। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हाईली रेजिस्टिव है, तो इसका जो करंट बनेगा वो कैसा बनेगा? जल्दी बताओ। इसका जो करंट बनेगा वो कैसा बनेगा? इसका जो पावर फैक्टर होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वो क्या होगा? अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव है तो इसका पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर। इसका पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी होगा। इसका मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो से थोड़ा सा ही अलग होगा। मैंने इसको यहाँ बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया IST। गलत तो नहीं? लेट अस से दिस एंगल इज थीटा ए बोलूंगा मैं। थीटा ए क्यों बोल रहा हूँ? इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ थीटा ए क्योंकि पता लग जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है। अब जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग के अंदर जो कैसी है वो हाईली इंडक्टिव। तो इसका एंगल कैसा होगा? ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो सकता है, मगर थोड़ा सा रेजिस्टिव पोर्शन आएगा, इस चक्कर में 90 डिग्री
नहीं होगा, तो दिस एंगल विल बिकम आउट टू बी थीटा एम। सही है, गलत तो नहीं। नाउ इफ आई सी टू द angular displacement between these two windings, this is alpha, this is equal to theta m minus theta a। गलत या सही जल्दी बताओ, गलत या सही जल्दी बताओ। सही है। अगर ये सही था तो बेटा जो तुमने नीचे पढ़ा था वो भी तो वही था, यही तो कर रहा था, और क्या कर रहा था? यही, ये जो डायग्राम बना है, ये वाला जो बनाया हमने, ये वाला फेजर, ये और क्या चीज है? वही चीज तो है, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ कि ना? बेसिकली मशीन तो मैं पढ़ाया नहीं, मैंने तो आरएल सर्किट के कॉन्सेप्ट से खेलना शुरू करा, जिसकी वजह से क्या करा मैंने, अल्फा की वैल्यू क्रिएट करी, जिसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक सिंगल फेज करंट जो होता है वो एक पल्सेटिंग फील्ड पैदा करता है। सिंगल फेज करंट जो होता है वो कैसी फील्ड पैदा करता है? पल्सेटिंग। मैंने कहा ठीक है, सिंगल फेज पल्सेटिंग पैदा कर रहा है, मैं उसके साथ एक दूसरा करंट और डाल देता हूँ। मैंने एक दूसरा करंट भी डाल दिया, दोनों ने मिलकर एक यूनिडायरेक्शनल फील्ड पैदा कर दी। दोनों ने मिलकर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ पैदा कर दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ पैदा कर दिया, जिसकी वजह से मोटर पे क्या लग गया? स्टार्टिंग टॉर्क, और मोटर मूव करना शुरू हो गई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से सुनना, इन दोनों करंट के इक्विवेलेंट ने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? मोटर को क्या मिल गया? मोटर को मिल गया स्टार्टिंग टॉर्क, और मोटर को जब स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया तो मोटर घूमना शुरू हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब सुनना बच्चे, यहाँ पर एक बात, अब मैं इस वाले बात पर आता हूँ, सुनना बात से। जब when a motor gathers a speed of 75 to 80% of synchronous speed, ध्यान से सुनना, when the motor gathers up to speed of 75 to 80% of synchronous speed, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप खुल जाता है मैकेनिकली ड्यू टू द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, रनिंग कंडीशन में ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमेन्स आउट ऑफ सर्किट। मैं इसको अलग तरीके से कलर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं ये याद रहे। इन रनिंग कंडीशन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमेन्स आउट ऑफ सर्किट। ये चीज याद रखना, ये चीज मिस मत करना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हिला सकती है गलत अगर करके आए तो इन रनिंग कंडीशन ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमेन्स आउट ऑफ सर्किट, सो द मोटर रन्स ओनली ऑन स्टेटर वाइंडिंग। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? जल्दी बताओ, 1 मिनट बचा है, जल्दी बोलो, सही है गलत? सही है गलत? जल्दी बताओ। सही है सर। अरे बोलो यार। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, अब चेक करो। अब जब सर्किट बनाते हो, मोटर का सर्किट बनेगा, तो मोटर का सर्किट तो ऐसे बनेगा, एक Z1 ऐसा आया, ठीक है, इसको मैंने बोला ZM, एक ZA ऐसे आ गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। अब जरा बात ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसको पकड़ लेना अगर पकड़ पाओ तो। ठीक है, मैंने कहा, ध्यान से सुनना, ये वोल्टेज है। मैंने कहा कि अगर ये स्विच क्लोज करते हो तो उसको मैं बोलता हूँ कंडीशन 1। क्या बोल रहा हूँ? उसको कंडीशन 1। और अगर ये स्विच ओपन रहता है तो उसको बोलता हूँ कंडीशन 2। मैं मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो करंट आई है वो किस कंडीशन में ज्यादा होगा और किस कंडीशन में कम होगा? जल्दी बताओ। फिर से बोल रहा हूँ, अगर स्विच क्लोज है तो वो है कंडीशन 1, और स्विच जो ओपन है वो है कंडीशन 2। जल्दी बताओ। तो इसकी वजह से बताओ, मुझे ये बताओ, आई की वैल्यू क्लोज कंडीशन में ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगी? ये बताओ क्यों? जरा चेक करो। जब क्लोज क्योंकि सर टोटल इंपीडेंस कम हो जाएगा। क्या बता क्या रहे हो? ये बताओ। सर आई की वैल्यू ज्यादा होगी जब क्लोज हो। आई की वैल्यू ज्यादा होगी जब क्लोज हो। अच्छा, ऐसा कैसे? अरे आई की वैल्यू ज्यादा होगी जब क्लोज होगा। चेक करो बच्चा ध्यान से, इसका मतलब ध्यान से समझना बिल्कुल ध्यान से। वो तो कॉन्सेप्ट है। Z इक्विवेलेंट इन फर्स्ट कंडीशन, उसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी ZM ZA अपॉन ZM प्लस ZA। हाँ या ना? यस और नो? जल्दी बताओ। Z इक्विवेलेंट पहली कंडीशन में स्विच क्लोज है, हाँ या ना? तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेक करो, P अपॉन Z इक्विवेलेंट। सही है, गलत तो नहीं? अब जरा चेक करो, अगर मैं कहता हूँ आइडेंटिकल है, अगर मैं आइडेंटिकल बोलता हूँ तो Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/10। मैंने बोला था ना सवाल में, अगर मैं मान के चलता हूँ कि ZM की वैल्यू 5 है, ZM और ZA की वैल्यू 5 है, लेके चलता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5। सही है, गलत तो नहीं। अगर दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है बताओ मुझे, दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी सर कंडीशन में ZM क्या होगा? होगा। वी जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी जेड एम के बराबर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी अपॉन जेड एम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप चेक करोगे वी अपॉन 5, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है? वी अपॉन 2.5। अच्छा आप मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग के समय करंट ज्यादा चाहिए होता है कि कम चाहिए होता है? जल्दी बताओ। स्टार्टिंग के समय करंट ज्यादा चाहिए होता है कि कम चाहिए होता है? जल्दी बताओ। ज्यादा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ज्यादा। वो भी काम हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। वो भी काम हो गया या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। यस सर। वो भी Yes, हो sir. गया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। इस वाली मोटर का जो हमने बताया रेजिस्टिव वाले के अंदर, रेजिस्टिव वाले के अंदर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं करते लॉसेस के चक्कर में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो टॉर्क होता है वो मॉडरेट होता है। सॉरी, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कैसा होता है? मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होता है। और करंट जो होता है वो लो होता है। और कहाँ यूज करते हैं उसको? फैंस में, ब्लोअर्स में, ग्राइंडर्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। रेंज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी ले सकते हो तुम लोग 6 वॉट से लेकर करीब करीब 300 वॉट तक लेकर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से इसकी जो रीडिंग आएगी दैट इज इक्वल टू 6 वॉट से लेकर 300 वॉट हो गया, 300 वॉट तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक काम करते नहीं हैं सर। हम लोग। ठीक है, यहाँ तक सही है सब कुछ। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।